बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की रिहाई का क्या मामला है, किस अहम शख्सियत ने रिहाई का ये बेड़ा उठाया है और उस शख्सियत की जानिब से अब तक इस रिहाई को मुमकिन बनाने के लिए क्या कोशिशें उठाई गई हैं, क्या इक़दामात उठाए गए हैं। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर की खुफिया मुलाकातों का भी चर्चा हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के हवाले से एक बड़ा अहम फ़ैसला दिया है। इस फैसले के मंदरजात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और इसके अलावा हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने हम ख्याल दोस्तों और अपने रिलेटिव के साथ आपने हमारे इस व्लॉग को शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सहाफ़ी असतूर के हवाले से दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, दो अहम ख़बरें हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फ़ैसला सुना दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने यह कहा है कि जो असतूर को नोटिस जारी किए गए FIA की जानिब से कि आप आएँ और आके जवाब दें, तो वो दोनों नोटिस जो FIA ने असतूर को जारी किए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि वो गैर कानूनी थे। गैर कानूनी नोटिस के बाद असतूर के ख़िलाफ़ FIR का इंदराज किया गया, उसको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि चूँकि नोटिस के बाद जो पेशी हुई, असतूर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, FIR का इंदराज कर लिया गया है, तो हाई कोर्ट के पास सो मोटो का अख्तियार नहीं है कि जिसके ज़रिए वो असतूर की रिहाई का हुक्म सादिर फरमाए। तो लिहाजा इस मामले को मुतल्लका जो फोरम है वहाँ पर जाके एजिटेट किया जाए, वहाँ पर उठाया जाए। अब इन नोटिस को गैर कानूनी क्यों कहा गया है, इसकी वजह नाज़रीन यह है कि जो साबिक चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब, उनकी तरफ से कुछ ऐसी डायरेक्शन थी और उन डायरेक्शन की रोशनी में FIA ने कुछ SOPs तैयार किए थे। उन SOPs की रोशनी में ये नोटिस का इजरा भी नहीं हुआ और असतूर की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। तो इसलिए आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ये गैर कानूनी FIA ने असतूर को नोटिस जारी किए। अच्छा, एक तरफ नाज़रीन हाई कोर्ट का ये फैसला है, इसके फ़ौरी बाद जो आज जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में असतूर की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत हुई, जिसमें जो तफ्तीशी थे मुतल्लका स्पेशल प्रोसिक्यूटर इश्तियाक हुसैन और तफ्तीशी पेश हुए, तमाम रिकॉर्ड के साथ पेश हुए और अली हादी साहब से जो कि अपने असतूर साहब की लीगल टीम के यूँ कह लें कि प्रोमिनेंट लॉयर हैं, ईमान मज़ारी भी उसमें शामिल हैं। तो उन्होंने अदालत में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो, जिसमें काजी फ़ायशा साहब ने कहा कि ये जो सेक्शन 9, 10 और 24 आपने लगाया है ये तो असतूर पे बनता नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कन्फेस किया कि बिल्कुल ये नहीं बनता किसी तरीके से भी। वो फैसले की कॉपी पेश की और उस पैराग्राफ की निशानदेही की, पैरा नंबर 5 की, कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो FIR असतूर के ख़िलाफ़ दर्ज की है उस पर यह ऑब्जर्वेशन दी है। तो जब वो फैसला पेश किया तो उस पर जज हुमायूं दिलावर साहब ने पूछा, क्या ये मुसद्दका कापी आपके पास नहीं है? तो अली हादी साहब ने कहा कि मेरे पास मुसद्दका कापी नहीं है। तो फिर प्रोसिक्यूटर से पूछा गया कि क्या ये जो ऑब्जर्वेशन दी है सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है? तो उस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर इश्तियाक हुसैन शाह ने कहा कि बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है और अगर अदालत असतूर को ज़मानत देती है इस पर हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, अदालत ने 5000 के मचलकों के एवज असतूर की ज़मानत तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन सवाल यह है कि अब असतूर की रिहाई तो हो जाएगी अदालती हुक्म की रोशनी में, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की रोशनी में, लेकिन बात यह है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें यह एस्टेब्लिश हुआ कि जो सेक्शन असतूर पे लगाए गए हैं 9, 10 और 24 लगाए गए हैं, ये मुकदमा गलत दर्ज हुआ है, सेक्शंस का गलत इतलाक़ हुआ है, तो इस केस का क्या बनेगा? ये नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं। रोज़े की वजह से अब वो फ्लू और सुबह दही और लस्सी पीने की वजह से बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां भी साथ में चलती रहती हैं। साकिब निसार साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया, इस पे आने से पहले नाज़रीन आज अडयाला जेल में जहाँ पे असतूर साहब को रिहा किया जाएगा, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 190 मिलियन पाउंड का केस है जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा मुलज़मा हैं, तो वहाँ पे 6 गवाहों के बयानात पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज मज़ीद 4 गवाहों को नैब की तरफ से लाया जाएगा और उनके बयानात वहाँ पे कलम बंद करके उन पे जिरा को मुकम्मल किया जाएगा। और इस केस की समाअत की वजह से नाज़रीन आज चूँकि
आपको पता है कि होम डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी गई है, बाज़ाब्ता तौर पे एक सर्कुलर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो आज इस केस की समाअत की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम वहाँ पे किए गए हैं। जो मीडिया की गाड़ियाँ हैं उन्हें 2 किलोमीटर दूर खड़ा होने का कहा गया है। और बुशरा बीबी साहबा को जब वहाँ पे कमरा अदालत में लाया गया, अडयाला जेल में लाया गया, तो बड़ी सख्त सिक्योरिटी में लाया गया है। तो ये जो आज अडयाला जेल में समाअत होने जा रही है, इसकी डिटेल फिर नेक्स्ट व्लॉग में कि गवाहों ने क्या बयानात कलम बंद करवाए हैं। और देखना ये भी होगा कि क्या पिछली समाअत पे तो सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त दी थी, क्या आज सहाफ़ियों को अंदर जाके प्रोसीड करने जो प्रोसीडिंग है उसको रिपोर्ट करने की इजाज़त होगी या नहीं, ये भी देखना होगा। अब आ जाते हैं, वैसे नाज़रीन आपको ये बता दें कि जो होम डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन मुलाकातों पर पाबंदी का जारी लगाया था, उसके बाद अब जो पूरी अडयाला जेल है उसके अतराफ़ में खारदार जो तारे हैं उसकी तनसीब, उनकी फेंसिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। अब आ जाते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ है और किस बेंच ने फ़ैसला दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 5 रुकनी जो बेंच था, जिसके सामने एक 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था, इजाज़ुल हसन साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, कि जज जब रिटायर्ड हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ कौंसल कार्रवाई नहीं कर सकती। तो वो साकिब निसार के ख़िलाफ़ कुछ कंप्लेंट्स थी। आफिया शहरबानो जो कि पटिशनर थी, वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके आई थी कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के ख़िलाफ़ कुछ रेफरेंसेस थे, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस थे उन्होंने उन रेफरेंसेस को किसी सीनियर जज के पास राय के लिए नहीं भेजा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी नहीं बुलाया गया अपने ख़िलाफ़, क्योंकि वो चीफ जस्टिस थे। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ जितने भी रेफरेंसेस थे उन्हें जो है वो कारपेट के नीचे डाल दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि जब एक मरतबा जज रिटायर्ड हो जाए या रिज़ाइन कर जाए, उसके बाद फिर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इस फैसले के 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने अपील की थी और 5 रुकनी बेंच बना था, जिसको हेड कर रहे थे अमीनुद्दीन खान साहब। अब इस बेंच का नाज़रीन तफसीली फैसला सामने आया है, क्योंकि पहले राउंड ऑफ लिटिगेशन में साकिब निसार साहब फरीक थे, तो ये फैसला उनके गिर्द भी घूमता है। इस फैसले में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार जब चीफ जस्टिस से उनकी तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यरगमाल बना के रखा गया। उनके खिलाफ 15 शिकायत आई साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के खिलाफ, लेकिन रिटायरमेंट तक उन्होंने इन शिकायत को कौंसल के सीनियर मेंबर को नहीं भेजा कि उससे राय लेकर कौंसल का इजलास बुलाया जाए अगर उन शिकायत में किसी किस्म का सब्सटेंस मौजूद है। और फैसले में अब कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि चूँकि साकिब निसार साहब ने उन 15 शिकायत जो कि उनके खिलाफ थी, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई, ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश नहीं किया, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद 14 फरवरी 2019 को जो उस वक्त के चीफ जस्टिस से आसफ सईद खान कोसा, उन्हें 15 की 15 जो दरख्वास्तें थीं उनको खारिज कर दिया था। फैसले में कहा गया कि साकिब निसार ने अपने दौर में इन शिकायत के हवाले से कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया, जबकि पैरेलल दीगर जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चल रही थी। किसके खिलाफ नाज़रीन कार्रवाई चल रही थी फैसले में नहीं लिखा गया, लेकिन वो शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस इरफान साहब थे, उनके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हुई थी। लेकिन अपने खिलाफ जो शिकायत थी उस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कहा कि किसी किस्म का इजलास या किसी सीनियर जज को वो शिकायत राय के लिए नहीं भेजी गई। फैसले में कहा गया है कि जजेस को जो इस्तिस्ना हासिल होता है वह अदालती अमूर की अंजाम दही में दिया गया है, लेकिन जजेस को इस्तिस्ना दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं दिया गया। जो तासुर मिला इस इकदाम से वो ये है, अगर कार्रवाई के दौरान कोई जज रिज़ाइन कर जाता है तो इससे ये तासुर मिलता है कि जो जजेस हैं आला अदालतों के वो एहतसाब से बालातर हैं। एहतसाब का अमल किसी जज की ख्वाहिश के ताबे नहीं हो सकता, यानी अगर आप चीफ जस्टिस हैं तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उन शिकायत को आप जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ना भेजें, तो एहतसाब का ये जो अमल है इस फैसले में कहा गया है कि किसी जज की ख्वाहिश के ऊपर मबनी नहीं हो सकता। जज इस्तीफ़ा दे के चला जाए, इससे इसका मतलब यह है कि उस जज ने इस्तीफ़ा दे के जो एहतसाब का निज़ाम है उसको शिकस्त दे दी है। साकिब निसार के दौर में कुछ जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हुई। साकिब निसार ने अपने खिलाफ आई शिकायत पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होने दी। तो ये नाज़रीन एक बड़ा अहम फैसला है, और इसके मुस्तक़बिल के पर जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आला अदालतों के जज साहबान के खिलाफ, बल्कि आज से आप कह लें कि बड़े इसके असरात होंगे कि अब अगर काउंसिल किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लेती है और उसको नोटिस हो जाता है, इस दौरान अगर वो जज रिज़ाइन कर जाए या वो रिटायर्ड हो जाए,
तब भी कौंसल उसके खिलाफ उस रेफरेंस पे, उस शिकायत पे प्रोसीड करने की मजाज हो चुकी है। अब आ जाते हैं नाजरीन कि किस अहम शख्सियत ने इमरान खान साहब की रिहाई का बेड़ा उठाया है। ये शख्सियत नाज़रीन हमारे सहाफ़ी हैं सोहेल वड़ाई साहब। इनका इंतहाई एहतराम है, इंतहाई रिगार्ड है, लेकिन इनकी बात से इख्तलाफ भी आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। अब इन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का बेड़ा कैसे उठाया है, इनका हर हफ्ते कोई ऐसा कालम आता है जिसमें ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इमरान खान के साथ इंतकाम लिया जा रहा है, तो उनको रिहा किया जाए। तो आज जो कालम सोहेल वड़ाई साहब ने लिखा है उसमें वो कहते हैं, वो हवाला देते हैं साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है जिसमें कहा गया कि उनको इंसाफ नहीं मिला, उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला। उस फैसले का हवाला देते हुए कहते हैं कि मैं शुरू से अपोजिशन को पसंद करता हूँ, और जब भुट्टो के दौर में भुट्टो तकरीरें किया करते थे, तो जो कौमी इत्तेहाद उनके खिलाफ बना था, तो उनके जलसे भी मैंने अटेंड किए हैं। तो मैं शुरू से अपोजिशन को पसंद करता हूँ, इसलिए कौमी इत्तेहाद का मैं हामी बन गया था। भुट्टो के खिलाफ जो कौमी इत्तेहाद था उसका हामी बन गया था। लेकिन जब मार्शला लगा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, तो मुझे एहसास हुआ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ज़्यादती हो रही है। फिर वो आगे चल के अपने कॉलम में सोहेल वड़ाई साहब ये कहते हैं कि अदालतों ने भुट्टो का जो ट्रायल था, जो फांसी का जो फैसला था, उसको नाइंसाफ़ी करार दे के एक अच्छा फ़ैसला किया है। निस्फ़ सदी के बाद ही सही, लेकिन एटलीस्ट जो है वो गलती का एतराफ़ किया गया है। यहाँ पे एक और भी बात वड़ाई साहब ने की है, उसके साथ मैं एग्री करूँगा। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि वो जज साहबान जिन्होंने ये फ़ैसला दिया, और मेरी राय के मुताबिक वो जज साहबान जो मार्शला को इंडोर्स करने वाले थे, उनकी तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगनी चाहिए, या उनकी तस्वीरें उल्टी कर देनी चाहिए। अच्छा, आगे लिखते हैं अपने सोहेल वड़ाई साहब कि आजकल जो इंसाफ़ियाँ हो रही हैं, ये तो जो नाइंसाफ़ी भुट्टो के साथ हुई इसका मुदावा हो गया, लेकिन आजकल जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं इसकी तलाफ़ी कौन करेगा। वो ये कहते हैं कि इमरान खान से इंतकाम का सिलसिला जारी है। अब नाज़रीन यहाँ पे मैं अपने सीनियर सोहेल वड़ाई साहब से इख्तलाफ करूँगा। इख्तलाफ ये है, 190 मिलियन साइफ़र वाला केस चले निकाल दें, उसमें आप ये एलिमेंट ले आए कि इमरान खान को इंतकाम का निशाना बनाया गया है। एक लम्हे के लिए आप ये फ़र्ज़ कर लें। अब जो 190 मिलियन पाउंड का केस है नाजरीन, उसको कोई कैसे सियासी इंतकाम कह सकता है? क्या वो पैसा बरतानिया में नहीं पकड़ा गया? क्या वो पैसा पाकिस्तान में नहीं आया? क्या वो पैसा जो बरतानिया में मलिक रियाज का पकड़ा गया था, वो पाकिस्तान वापस आने के बाद मलिक रियाज को नहीं लौटाया गया? 50 अरब, 45 अरब, 50-60 अरब की वो रकम थी, क्या वो रकम वापस नहीं की गई? क्या ये अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं था? क्या वो रकम वापस करने के बाद मलिक रियाज हुसैन से अल कादर ट्रस्ट के लिए ज़मीन नहीं खरीदी गई? क्या वो रकम वापस करके अल कादर ट्रस्ट की जो बिल्डिंग है वो मलिक रियाज हुसैन से नहीं बनवाई गई? मलिक रियाज हुसैन के साथ कोई मुआहदा नहीं किया गया? क्या वो रकम मलिक रियाज हुसैन को वापस करके मलिक रियाज हुसैन के साथ ये मुआहदा नहीं किया गया कि अल कादर ट्रस्ट की जो मेंटेनेंस है वो भी मलिक रियाज हुसैन साहब करेंगे, ताहियात करेंगे? अब ये इसमें सियासी इंतकाम इस केस में कहाँ पर है? और फिर वो तोशा खाना के केस, जो तोशा खाना का केस है नाजरीन, उसमें इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन में ख़ुद बताना था कि मेरे ये रिटर्न्स हैं, मैंने ये चीज़ें ली हैं, ये मेरे वाजिबात हैं, ये मेरे एड्रेस हैं, ये मैंने तोहफे लिए, ये मैंने तोहफे बेच दिए। क्या खान साहब ने नहीं बताना था? क्या खान साहब ने कानून को फॉलो नहीं करना था कि पहले आप तोहफ़ा तोशा खाना में जमा करवाएं, उसकी असेसमेंट हो, उसके पैसे लगें, आप पैसे जमा कराएं बैंक में या जो मुतलका तोशा खाना का अकाउंट है, उसके बाद आप वो तोहफ़ा तोशा खाना से ले लें। और फिर ये भी होता है कि तोहफ़ा आपको एक पसंद आता है, दो पसंद आता है, आप इस नीयत के साथ लेते हैं कि ये तोहफ़ा मुझे पसंद आया है, फ़लाँ मुल्क के सरबराह ने दिया है, मेरा उसके साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, मुझे उसने ये तोहफ़ा दिया है एक खुशी के तौर पे, एक निशानी के तौर पे, मैं भी इसको निशानी के तौर पे रखना चाहता हूँ। लेकिन ये जो अखलाकियात की बात सोहेल वड़ाई साहब कर रहे हैं, क्या वो अखलाकियात खान साहब पे नहीं लगती थी कि आप तोशा खाने के तहफ़ निकालते जाएं, मार्केट में बेचते जाएं और 80% का मुनाफा कमाते जाएं? क्या मुल्क का वज़ीर आज़म जो उन तोशा खाने के तहफ़ का अमीन था, उसको ये करना मुनासिब था? आगे कहते हैं, इमरान खान से इंतकाम का सिलसिला जारी है, इलेक्शन हो चुके हैं, अब हालात को नॉर्मलाइज़ किया जाए। और आगे वो कहते हैं कि इमरान खान को जेल से निकाल कर जो है वो नज़रबंद किया जाए।
ये नाज़रीन पिछले कुछ अरसे से मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ाई साहब ये कॉलम लिख रहे हैं कि खान साहब को इंतकाम का निशाना, उनके खिलाफ गलत केसेस हैं, उनको रिहा किया जाए। आज कहते हैं कि उनको कैद से निकाल के नज़रबंद किया जाए। तो ये अगर इस तरीके से ये जो केसेस मैंने आपके सामने रखे हैं, ये केसेस अगर इस तरीके से बंद हो कि किसी को रिहाई मिलनी है, तो फिर जो जेलों में लोग पड़े हैं उनका क्या कसूर है, उनको भी रिहा कर दिया जाए। आगे कहते हैं कि धांधली की इंक्वायरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए और मौलाना फजल रहमान साहब को उसका सरबराह बनाया जाए। मान लेते हैं नाज़रीन ऐसे होना चाहिए, लेकिन खान साहब मानेंगे उस पार्लिमानी कमेटी को? और अगर पार्लिमानी कमेटी आपने बनानी है तो हुकूमत के साथ बैठ के आपको बात ही करना पड़ेगी। हम बार बार अपने हर व्लॉग में इस बात को डिस्कस करते हैं कि बैठें हुकूमत के साथ, कोई रास्ता निकालें, पार्लिमानी कमेटी बना लें, जुडिशल कमीशन बनवा लें, इंक्वायरी कमीशन बनवा लें। लेकिन बैठना किसने है? जो PTI के लोग ऐवान में बैठे हैं उन्होंने बैठना है ना। वो तो बैठने को तैयार नहीं। उनको खान साहब पीछे उनकी लगामें खींच देते हैं कि खबरदार जो आप इनके साथ बैठे, मैंने तो इनके साथ बात नहीं करनी। और फिर मौलाना फजल रहमान को पार्लिमानी कमेटी का सरबराह बनाना खान साहब मानेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब को केस ही यही है कि PTI को जितवाया गया है और उनको जितवा के हमें हरवाया गया है। कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान पे मानेंगी? आगे कहते हैं कि इससे एतमाद बहाल होगा। और फिर कहते हैं कि मुल्क में जो हुकूमत आई है, नज़र आ रहा है कि वो मईशत को बहाल करना चाहती है, लेकिन जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी मईशत का इस्तेहकाम कैसे आएगा? तो मफाहमत जो है वो शुरू की जाए। तो मफाहमत के लिए नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी जाके मिलें इमरान खान से, उनसे बात करें और मफाहमत के अमल को आगे बढ़ाएं। अब 2014 में भी मफाहमत का अमल शुरू किया था। नवाज़ शरीफ जो थे वो इमरान खान साहब के घर में गए थे। खान साहब ने क्या रिस्पॉन्स दिया था? 14 अगस्त 2014 को हुकूमत के ख़िलाफ़ आज़ादी के दिन उन्होंने धरने एहतजाज का, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया था। अभी आप देख लें कि 23 मार्च को करारदाद मकासद का दिन है, यौम पाकिस्तान है। उस रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर में जलसा करेगी, एहतजाजी जलसा करेगी। तो जो दिन खुशी के दिन है उस दिन जाके एहतजाज करना, अब इसके क्या जवाज़ हैं? आप किसी और दिन भी कर सकते हैं। हाँ, आप 23 मार्च को जलसा करें, पाकिस्तान में इत्तेहाद यूनिटी के लिए करें। 14 अगस्त को जलसा करें, इत्तेहाद के लिए करें, यूनिटी के लिए करें, तंजीम के लिए करें, इत्तफाक़ के लिए करें। लेकिन नफाक के लिए चीज़ आप 14 अगस्त या 23 मार्च को नहीं कर सकते। कम अज़ कम ये नहीं होना चाहिए। तो मैं नाज़रीन ये जो बड़ाई साहब इस किस्म की इन्होंने एक सीरीज़ बना रखी है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। नेक्स्ट व्लॉग में मेरे कुछ सवालात हैं। उस व्लॉग में सोहेल बड़ाई साहब से मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ कि बड़ाई साहब इन सवालों के फिर जवाब कौन देगा जो आप रिहाई की बात करते हैं कि मफाहमत हो, इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम आए, मुआशी इस्तेहकाम आए, इन सवालों के जवाब कौन देगा? तो बड़ाई साहब से वो सवाल भी पूछेंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और क्लिप है अपने समर एंकर हैं, अब मुझे उनका पूरा नाम भूल गया, हालांकि हम इकट्ठे एक ही रूम में रहते रहे हैं, 2009-10 की बात है, एक ही फ्लैट पे। तो उसमें उन्होंने पूछा शेर मरवत साहब से कि कोई मुलाकातें हुई हैं अली गंडापुर साहब की, जो वो वज़ीर आज़म से मिलने के लिए गए, वहाँ पे अपने मुतालबात भी रखे, बड़ा अच्छा जेस्चर आगे से मिला, इन्होंने दिया। और फिर एहसन इकबाल और अमीन मकाम के साथ अली गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो समर बास ने कहा, ना मुझे याद आ गया कि इनकी सुना है कि कोई खुफिया मुलाकातें हुई हैं और PTI की कोर कमेटी में भी उन खुफिया मुलाकातों का जिक्र हुआ है। तो इसमें मरवत साहब ने कहा कि मुझे इसका पता नहीं, लेकिन आज़िम मैं आपके साथ इतना हिंट ज़रूर शेयर कर सकता हूँ कि ये मुलाकात जो अली गंडापुर साहब की इमरान खान साहब के साथ हुई, इस मुलाकात से कोई 24 से 48 घंटे पहले शहर इक़्तिदार में यह बातें हो रही थी कि अली गंडापुर साहब जो हैं वो मामलात को समझ बूझ के साथ एक सुधरे हुए बच्चे के साथ चलाने के लिए तैयार हैं। वो कोई महाजराई नहीं करेंगे। और ये कहा गया था, ये बातें हो रही थी कि आपको आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ा चेंज भी नज़र आएगा। तो वो चेंज नज़र आया कि अली गंडापुर साहब महाजराई नहीं चाहते और जाके इमरान खान साहब अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जाके मुलाकात की। तो ये खुफिया मुलाकातों की ख़बर में कोई छंबे वाली बात मुझे नज़र नहीं आती मेरी राय में, जो 2 दिन पहले मेरे पास इस किस्म की वाइब्स आ रही थी। अब इसी प्रोग्राम में नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब से और भी सवालात हुए। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान अपना अली गंडापुर ने मुलाकात की जाके शहबाज शरीफ के साथ, क्या इमरान खान साहब की मर्ज़ी के साथ हुई? तो इस पर ने कहा कि नहीं, मरवत साहब ने कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी के साथ तो नहीं हुई,
लेकिन इमरान खान साहब ने इस पर नाराज़गी का इजहार नहीं किया। यानी मरवत साहब कह रहे हैं कि ये मुलाकात अली अमीन की शहबाज शरीफ के साथ इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर नहीं हुई। लेकिन कल का नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ का बयान है बैरिस्टर गौहर साहब का, बल्कि परसों का स्टेटमेंट है 2 रोज़ पहले का, कि ये मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी के साथ हुई है। तो यहाँ पर भी कोई एक गलत बयानी कर रहा है। उमर अयूब से कल पूछा गया था कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद रज़ा साहब नाराज़ हैं जब वो अपनी बेल की तौसीक़ के सिलसिले में एफएड के चारी में गए थे। उन्होंने कहा जी कोई नाराज़गी नहीं। तो कल जब हामिद रज़ा साहब ने ट्वीट कर दिए तो अली अमीन गंडापुर साहब का बयान भी गलत साबित हुआ। हामिद रज़ा साहब ने कहा कि आप अपनी ज़ुबानों को रोकें वरना बात बहुत आगे तक चले जाएगी कि आपको मुँह छुपाना नहीं पड़ेगा। और फिर नाज़रीन जो अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो यूनान के करीब कश्ती का हादसा पेश आया और लीबिया में इसी किस्म के वाक़यात पेश आए, इस पर नोटिस लेके DGFIA से रिपोर्ट तलब कर ली है। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का ये कहना है कि यूनान और जो लीबिया में वाक़या पेश आया इसके जो मुल्ज़मान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, क्योंकि इन दोनों वाक़यात ने ख़ास तौर पर जो यूनान में कश्ती डूबने का वाक़या पेश आया, कई माओं की जो गोदें थीं वो उजड़ गईं। असल मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।